गुड इवनिंग दोस्तों। मोदी के बाद कौन, इस सवाल से बीजेपी, आरएसएस और विपक्ष सब के सब टेंशन में हैं। तो क्या मोदी जी के बाद बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? मोदी के बाद क्या बीजेपी फिर कभी सत्ता में आ पाएगी? जैसे एक्टिंग में हर कोई शाहरुख खान और क्रिकेट में कोहली बनना चाहता है, वैसे ही राजनीति में हर इंसान मोदी जी बनना चाहता है। लेकिन राजनीति में हुनर नहीं चलता मेरे दोस्त, वहां पर दो ही चीजें मायने रखती हैं और वो है पॉपुलैरिटी और भाषण। और इन दोनों चीजों की रेस में मोदी जी के सामने बीजेपी का हर नेता फेल है। पर यह बात पक्की है, जब भी ये रेस स्टार्ट होगी वह अब की बार एक घोड़े की रेस नहीं होगी, जैसे 2014 में मोदी जी के टाइम पर हो गई थी। तो चलिए समझते हैं कौन सा नेता इस रेस में आगे हैं, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या मजबूती है। लेट्स नो हु इज आफ्टर मोदी। Who will become the Prime Minister's face? Because बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? Who could possibly help the BJP once Prime Minister Narendra Modi makes way for somebody else? ये बुलडोजर बाबा क्या वाकई में बीजेपी का वारा न्यारा कर सकता है 2024 के लिए? पीएमकेबीसी यानी पीएम का कौन बनेगा कैंडिडेट। जो क्वेश्चन आज उठ रहा है कि मोदी के बाद कौन, यही सेम क्वेश्चन 60s में भी उठ रहा था कि पंडित नेहरू के बाद कौन, और हमें इंदिरा गांधी मिली थी। तो मोदी के बाद कौन? वैसे बीजेपी में योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह है, जिनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत है, लेकिन भाषण में मोदी जी के आगे थोड़े फीके ही पड़ जाते हैं। और आज यही वो चारों लोग हैं जिनकी मोदी के बाद बीजेपी में काफी इज्जत है, और इन सब में राजनाथ सिंह जी ऐसे नेता है जिनकी विपक्ष भी इज्जत करता है। शुरुआत हम राजनाथ जी से ही करते हैं, इनकी थोड़ी ताकत और कमजोरी को समझ ले। कभी भी आपने राजनाथ सिंह जी से कोई गलत स्पीच नहीं सुनी होगी, मुस्लिमों के खिलाफ या फिर किसी विपक्षी नेता के खिलाफ। ये हिंदुत्ववादी नेता तो हैं, लेकिन इनकी छवि एक शांति प्रिय नेता की है, और यही इनकी ताकत है। और राजनीति में अनुभव की इनके पास कोई कमी नहीं। अटल बिहारी जी की सरकार में मंत्री थे, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मोदी 1 में गृह मंत्री और मोदी 2 में अब रक्षा मंत्री हैं। पर ये मोदी जी की तरह पॉपुलर नहीं है, ना ही मोदी जी की तरह एक ब्रांड है। कुछ लोग मोदी और योगी को एक ब्रांड की तरह देखते हैं, इनकी जो पहचान है वो सिर्फ बीजेपी से है, ऐसे नहीं जैसे मोदी जी की तरह से बीजेपी को लोग जाने और समझे। इनकी यही एक कमजोरी है, और दूसरी कमजोरी इनकी उम्र है, जिसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। इनके ऊपर 2007 में एक केस दर्ज हुआ था। और दूसरे हैं अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और इन्होंने ही 2014 में बीजेपी को चुनाव जिताया था। अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी बहुत पुरानी है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अमित शाह उनके कैबिनेट में शामिल थे। अमित शाह भी एक हिंदुत्ववादी नेता तो हैं, लेकिन इनकी पहचान यह है कि राजनीति में इनकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी मुश्किल से फेल होती है। 2014 के बाद से ही अमित शाह बीजेपी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते रहे और चुनाव जीतते रहे। गोवा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार होने के बावजूद उन्हें कैसे अपनी तरफ लिया जाए, ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए वो बीजेपी और मोदी दोनों के लिए खास है। आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि अमित शाह मोदी जी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब 2016 में आनंदीबेन ने गुजरात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब मोदी जी ने बीजेपी की इंटरनल मीटिंग में कहा था अमित को छोड़कर बाकी नाम पर विचार कर ले। और आज के वक्त में बीजेपी में मोदी जी को 1 नंबर और अमित शाह को 2 नंबर माना जाता है। जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं, बहुत लोग बीजेपी में चुनाव रणनीतिकार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नया आइडिया नहीं दे पाता। इसलिए हार थक कर बीजेपी को फिर अमित शाह के पास जाना पड़ता है। अमित शाह की ताकत उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाना है, और यही उन्हें पीएम का उम्मीदवार बना सकती है। इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगे थे। और तीसरे हैं नितिन गडकरी जी, जो बीजेपी के ऑल फेवरेट नेता हैं और आरएसएस के बहुत खास हैं। जैसे बीजेपी में मोदी जी अनक्वेश्चनेबल है, वैसा ही कुछ नितिन गडकरी जी के बारे में भी कहा जाता है। गडकरी जी हर बीजेपी के चाहने वालों के लिए एक आइडियल चॉइस है। ये महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, और 2014 से भारत सरकार के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। गडकरी जी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने देश में बहुत से हाईवे और फ्लाईओवर बनवाए हैं, लेकिन गडकरी जी प्राइवेटाइजेशन में यकीन रखते हैं। गडकरी को निजीकरण के क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। नितिन जी की ताकत उनका स्वभाव और शालीनता वाला मिजाज है, और यही उन्हें पीएम का उम्मीदवार बनाता है।
इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हैं। और अब बात करते हैं आखिरी इंसान की, वो हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आज के टाइम पर बीजेपी का एक सफल नेता कहा जाता है। गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और आपने इनकी एक वीडियो भी देखी होगी जो काफी वायरल हुई थी लोकसभा में रोते हुए की, तब वह गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और अब दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी आज के वक्त में बीजेपी का वो चेहरा है जो 2014 से पहले कभी मोदी जी हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अपना एक यूपी मॉडल चलाया है, क्रिमिनल को इनकाउंटर से खत्म करना और जो नया क्राइम में एंटर करे उसके घर पर बुलडोजर चलवा देना। ये उनका योगी मॉडल है और उनके चाहने वालों को ये बहुत पसंद आता है। पर योगी जी अमित शाह की तरह पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं। इनकी ताकत अगर कुछ है तो वो सिर्फ उनके भाषण है और यूपी सीएम बनने के बाद उनके कुछ फैसले जिन्होंने उनकी एक अलग पहचान बनाई है। योगी जी अपने भाषण से भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील करना यह हुनर सिर्फ मोदी जी को आता है। योगी मॉडल आप अच्छे से जानते हैं, मैं उस पर क्या बोलूं। योगी की ताकत उनका भाषण है और उनकी कमजोरी उन्हें चुनाव रणनीति भी समझनी होगी। इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी थे। बीजेपी के चाहने वाले लोग योगी जी को अपना अगला प्रधानमंत्री देखते हैं। आपसे कहा था ना, आपको आगे चलकर एक एज फैक्टर बताऊंगा। पर 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह कहा कि हमारी पार्टी में जिस नेता की उम्र 75 वर्ष हो जाएगी वह सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी पद पर नहीं रह सकता है। और यह मोदी जी ने 2014 से पहले ही साबित कर दिया था, जब शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया था 2014 में, जिससे बाद में शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी। बीजेपी में मोदी जी की इस बात को किसी ने नहीं नकारा और न ही बीजेपी ने इसे अपने संविधान में लिखा, पर यह बात मोदी जी ने साबित कर दी। आप इस तरह से समझिए, जब 2016 में आनंदीबेन ने गुजरात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उन्हें इस बात से ही जोड़कर देखा गया था। एक और एग्जाम्पल देता हूं, 2014 में LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने टिकट तो दिया था और वे जीते भी थे, लेकिन 2014 के कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। तो क्या मोदी जी अपनी बनाई हुई पॉलिसी को फॉलो करेंगे? अगर करते हैं तो मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था, जो 2025 में 75 के हो जाएंगे। तो क्या हम मान लें कि 2025 में मोदी जी जाने वाले हैं और बीजेपी एक नया पीएम का चेहरा देने वाली है, या फिर मोदी जी अपने बनाए रूल में खुद को छूट दे सकते हैं और थर्ड टर्म भी पूरा करेंगे? और एक सर्वे के हिसाब से मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट किसी को मिले हैं बीजेपी में तो वो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। मे भी बीजेपी अपना तुरुप का इक्का यानी पीएम का चेहरा 2024 के इलेक्शन के बाद खोले। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं, और आप कौन पीएम चाहते हैं बीजेपी में से, इन चारों में से, वो आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।